स्टूडेंट्स, हेलो। तो बेटा हम लोग यहाँ अपना कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है ये हम लोग देखना शुरू करने वाले हैं। तो ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्क्रिप्शन है ये देखते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। तो कार्बोहाइड्रेट में स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होगे कि बेसिकली क्या होती है, एक कार्बन स्केलेटन है जिससे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। OH ग्रुप एक साइड में, एक साइड में कार्बन का OH ग्रुप से जुड़ा है और एक H ग्रुप से। तो इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हुई है। तो एक बेसिक कार्बन चेन है जिसकी वैलेंसी H या OH ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है। तो और आगे हम देखते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर। तो जो नेचर में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिस रूप में, वो हो गया कार्बोहाइड्रेट है। द टर्म कार्बोहाइड्रेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच टर्म हाइड्रेट डी कार्बन। इट इज़ ए हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ये कार्बन का एक हाइड्रेट है। तो बेसिक जो फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का CnH2n H2ON, और N क्या है यहाँ पर, N इज़ नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है। अगर एक ही कार्बन है तो ये फॉर्मूला जाएगा CH2O हो जाएगा। दो कार्बन हुए तो C2 हो जाएगा, H4O2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने नंबर ऑफ कार्बन है, N की वैल्यू जितनी है, तो ये इसी पर डिपेंड करता है। N की वैल्यू 1 हो सकती है, N की वैल्यू 2 हो सकती है, बट इसको बताते हैं, नाम देते हैं कार्बन के नंबर के बेसिस पर। ये आपको याद समझ में आ रहा है कि ये कार्बन है और इसका हाइड्रेशन हो गया है, यही लिखा हुआ है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, और इसी को कहा गया कार्बोहाइड्रेट। जो आपने डायग्राम में भी देखा कि बेसिकली क्या होता है, ये कार्बन की स्केलेटन है और जिसमें या तो वैलेंसी OH से सेटिस्फाई होती है या H से, या H से या OH से। तो आप जानते हैं H और OH जो है वो वाटर ही है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ वाटर। तो फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और साथ ही साथ एक पॉइंट और है कि ये डिफाइन है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और जिसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है, जो कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वही रेशियो आपको कार्बोहाइड्रेट में फॉर्मूला में भी आपको दिख रहा है। ये से याद रखेंगे। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्रिकर्सर्स फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव से फैट्स और एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जानते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हर सेल का इम्पॉर्टेंट बेसिक कंपोनेंट है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बनेगी तो नई नई सेल्स नहीं बन पाएंगी, न्यू सेल्स नहीं बनेंगी, तो सेल ग्रोथ और फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरीके से प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज भी एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है यानी कि। फिर इसी तरह से जो इंसेक्ट्स होते हैं इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है जिसमें कि काइटिन पाया जाता है, तो वो भी पॉलीसेकेराइड है जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट हो रहता है हेटेरोएटम के रूप में। फिर और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल वॉल में भी बनाने पॉलीसेकेराइड से बनी होती हैं। और एनर्जी को स्टोर करने वाला जो लिविंग सिस्टम में मोस्ट प्रोमिनेंटली एनर्जी एनिमल में स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है, और ये भी क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरीके से स्टार्च जो प्लांट्स में है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट के बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो बेसिक मॉलिक्यूल यानी कि एक सिंगल जो है, जैसे कि आप बात करें कि किसी का घर इतना बड़ा है, तो इतने बड़े घर में जो घर बना हुआ है एक्चुअली वो छोटी छोटी ब्लॉक्स से बना हुआ है, ये ब्रिक्स से बना हुआ है। तो ये इसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर हम उसे ये पूरे ये जो घर है इसे कार्बोहाइड्रेट समझ ले, पॉलीसैकेराइड होगा यानी कि ये। और ये जो एक सिंगल यहाँ पर यूनिट्स दिख रही हैं ये हो जाएंगी मोनोसैकेराइड्स। जब ये यूनिट्स एक यूनिट दूसरी यूनिट से जुड़ती है तो इसे क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं। जब ये ब्लॉक्स जो हैं जिन्हें मोनोसैकेराइड कहा जा रहा है, 3 यूनिट जुड़ती है तो ये ट्राइसैकेराइड हो गया। इसी तरह से 4 यूनिट जुड़ गई तो ये टेट्रासैकेराइड्स हो गए। और अगर 4 से ज़्यादा मोर देन 4 कार्बन अगर जुड़े हुए हैं, 4 यूनिट्स 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स से ज़्यादा मोनोसैकेराइड जुड़े हुए हैं, तो इससे पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड से हैं। इन्हें फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, यानी कि एक जो मोनोसैकेराइड है जब इससे दूसरा मोनोसैकेराइड जुड़ता है और डाइसैकेराइड बन रहा है
तो हाइड्रो बाद में क्या हो सकता है, इसे तोड़ करके ये दोनों मोनोसैकेराइड अलग अलग भी ऑब्टेन हो सकते हैं। और ये कैसे होगा, ये हाइड्रोलिसिस से होगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि जो एक मोनोसैकेराइड है इसको भी हम ब्रेक करना चाहें और तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एक स्टेबल यूनिट होती है। तो इस तरह से इसीलिए लिखा है कि बेसिक यूनिट क्या है, मोनोसैकेराइड है दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नंबर ऑफ़ कार्बन एटम पर डिपेंड करता है। जैसे कि 6 कार्बन वाला हुआ तो हेक्सोज होगा, 5 कार्बन वाला होगा तो पेंटोज होगा। तो आपको पेंटोज का एग्जाम्पल बताया है मैंने कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज इसकी एग्जाम्पल है। हेक्सोज का एग्जाम्पल आपका ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है। इसी तरीके से और नंबर ऑफ़ कार्बन पर बेसिक मोनोसैकेराइड्स जो है वो होते हैं। इसी तरीके जो इनमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, कभी कभी उनके बेस पर भी नाम दिया जाता है। फिर जब एक से ज़्यादा मोनोसैकेराइड जुड़ गए, 2 जुड़े मोनोसैकेराइड या 3 जुड़े या 4 जुड़े तो डाई, ट्राई या टेट्रासैकेराइड्स बन सकते हैं। और ये लेकिन फर्दर ब्रेकडाउन हो सकता है। जैसे कि 4 ऐसे जुड़े हुए थे तो ये फर्दर ब्रेकडाउन होंगे तो ये चारों ब्लॉक्स जो होंगे ये अलग अलग भी हो जाएंगे और हाइड्रोलिसिस हो सकती है। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो ये वाटर में नॉन सॉल्युबल होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। हाइड्रोलिसिस पर ये मोनोसैकेराइड्स बनते हैं इनसे। और स्टार्च और सेलुलोज इसका पॉपुलर एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ये डिस्कशन समझ चुके होंगे। तो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम के हिसाब से पहले हम लोग मोनोसैकेराइड्स को पढ़ लेते हैं। तो जैसे अगर 3 कार्बन वाला तो ट्राइओ, जिसका एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल्डिहाइड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। 4 कार्बन हुआ तो टेट्रोजेस होंगे, एरिथ्रोज और थ्रियोज इसके एग्जाम्पल है। पेंटोज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पेंटोज शुगर ही राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ये इसका फॉर्मूला हुआ जो कि डीएनए में पाया जाता है। फिर राइबुलोज है, जाइलोज है, एराबिनोज है, ये सभी 5 कार्बन वाले हैं। इसी तरीके से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज ये सब हेक्सोजेज हैं, 6 कार्बन वाले हैं। और ये 7 कार्बन वाला है, सीरोहेप्टुलोज, ग्लूकोहेप्टोज। तो ये कार्बन नंबर की बेसिस पर है, बट ये सभी मोनोसैकेराइड्स में आते हैं। कभी जो फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पर आपको बताएं तो जब यही जो ये कार्बन की यूनिट्स हैं, 6 कार्बन वाला है मान लीजिए, जैसे कि आपको बताएं कि कोई 6 कार्बन वाला है और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी अटैच है। तो जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज को आप देख रहे हैं तो ये 6 कार्बन वाला है और इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप भी अटैच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CHO, फर्स्ट कार्बन पर CHO आपको दिख रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है। यानी कि बेसिक 6 कार्बन है तो ये हेक्सोज हुआ और इसके साथ साथ एल्डिहाइड ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स में तो वो एल्डोजेस कहलाते हैं। जबकि फंक्शनल ग्रुप जिसमें कीटोन प्रेजेंट होता है उनको क्या कहते हैं, कीटोजेस कहते हैं। जैसे कि फ्रक्टोज कीटोज का एग्जाम्पल है और ग्लूकोज एल्डोज का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फ्रक्टोज है वो भी 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। लेकिन यहाँ पर 5th कार्बन पर आपको दिख रहा है कि ये कीटोन ग्रुप ऐड है और कीटोन ग्रुप ऐड हो गया तो ये कीटोजेज आ जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल फ्रक्टोज हो गया। अगर फंक्शनल ग्रुप में अगर एल्डिहाइड अटैच है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर ग्लूकोज में अटैच है तो ये एल्डोज के एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपको मोनोसैकेराइड का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया। और इसके बाद बेटा अब जब ये मोनोसैकेराइड्स बेसिक तो होते हैं बट इसी मोनोसैकेराइड में कुछ चांसेस हैं। जैसे क्या चांसेस हैं कि इसी में देखिए ये मोनोसैकेराइड का जो आप बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हो कि H है तो ये H रिप्लेस करके यहाँ कुछ और जुड़ जाए, या यहाँ OH है ये OH रिप्लेस होकर कुछ और जुड़ जाए। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। इसीलिए जो ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं चाहे वो एल्डोजेस फॉर्म में हो या कीटोजेस फॉर्म में हो, क्योंकि हाइड्रेटेड फॉर्म्स होते हैं यानी इसमें OH ग्रुप और H ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए ये ग्रुप्स रिप्लेस होकर के इनकी जगह कोई और कंपोनेंट ऐड हो जाए, कोई और फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स के डेरिवेटिव्स को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए डीऑक्सी शुगर्स जो होती है जैसे डीऑक्सीराइबोज जो डीएनए में पाया जाता है वो क्या है, वो डेरिवेटिव है मोनोसैकेराइड का। इसी तरीके से जब आप ग्लूकोसामीन देखते हैं जो फंगल सेलुलोज में पाया जाता है, काइटिन में पाया जाता है, ये एमिनो शुगर है, ये भी जो शुगर का
एमिनो ग्रुप जुड़ जाए उसमें, फंक्शनल ग्रुप में कहीं OH या H हट के वहाँ एमिनो ग्रुप जुड़ गया तो काइटिन बनेगा, और ये भी डेरिवेटिव हो गया। इसी तरीके से एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो इसी का एग्जाम्पल है, या ग्लिसरॉल और मैनिसॉल जो है ये भी क्या है, शुगर अल्कोहल्स हैं। तो ये आपको डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स पता चल गए हैं। अब ओलिगोसैकेराइड्स यानी लगभग 10 से कम मोनोसैकेराइड्स अगर जुड़ रहे हैं तो इसे ओलिगोसैकेराइड्स कहा जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, 2 जुड़े तो डाइसैकेराइड, 3 मोनोसैकेराइड जुड़े तो ट्राइसैकेराइड, 4 जुड़ गए तो देखिए जहाँ मोनोसैकेराइड्स थे तो उसमें कहा था टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, वो कार्बन का नंबर था मोनोसैकेराइड में। और यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़े या 3 मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़े। अब हर एक यूनिट में कितने कार्बन है ये बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कितने मोनोसैकेराइड्स जुड़े हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो स्मॉलेस्ट कॉमनेस्ट ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो डाइसैकेराइड ही हुए, समझ गए, जहाँ 2 जुड़ेंगे। तो ये वो एक कॉमन सेंस की बात है। तो डाइसैकेराइड में आपने अरे सुमाला दीदी का नाम पता होगा, तो इरेप्सिन जो टोटल इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है, इरेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। तो सुमाला, तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, तो ये लिखा हुआ है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, तो ये तीनों क्या है, सुमाला जो है ये डाइसैकेराइड हैं। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़े, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो क्या बन जाता है, माल्टोज बन गया। इसी तरीके से ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़ा तो लैक्टोज बन जाता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं क्योंकि ये मिल्क में प्रेजेंट होता है। ये जितने अनाज होते हैं, माल्ट शुगर इसे कहते हैं, बार्ली वगैरह है इसमें प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए माल्टोज कहते हैं, सीरियल्स में पाए जाते हैं। इसी तरह से जो कॉमन केन शुगर है, गन्ने में पाए जाने वाली शुगर है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनती है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, ये 2 डाइसैकेराइड्स बनाते हैं तो सुक्रोज बन जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरी स्लाइड वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में इससे बेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरीके से अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है माल्टोज का, तो माल्टोज के स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो कि अल्फ़ा और बीटा लैक्टोज हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो 2 ग्लूकोज हैं इनका डायग्राम देखिए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये था और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका इधर है, और ये दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये जुड़े हैं और इस तरह से क्या बन रहा है, माल्टोज बन रहा है। तो इसी तरह सुक्रोज देखेंगे तो सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ा रहता है, ठीक है। तो जब 2 शुगर के 2 मोनोसैकेराइड्स जुड़ते हैं तो उनके बीच बॉन्ड क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 2 मोनोसैकेराइड्स या शुगर के जो 2 बेसिक यूनिट्स होते हैं या पॉलीसैकेराइड्स में जो यूनिट्स होती हैं वो किस बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। जैसे कि प्रोटीन आपको पढ़ाया था तो बताया था कि यूनिट्स होते हैं एमिनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं। उसी तरीके से मोनोसैकेराइड्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ करके पॉलीसैकेराइड या शुगर बनाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो जो पॉलीसैकेराइड्स हैं उन्हें ग्लाइकैंस भी कॉमनली कहा जाता है, यानी कि जब बहुत सारी मोनोमर्स यानी मोनोसैकेराइड यूनिट्स जुड़ती हैं रिपीटेडली तो वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं पॉलीसैकेराइड। और ये किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हेल्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। अपने फॉर्मेशन में ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करते हैं, यानी कि हाइड्रोलिसिस होती है, जब बनते हैं ये चेन बाय चेन जुड़ते हैं। फिर इसके साथ साथ जो इसमें होमोग्लाइकेंस और हेटेरोग्लाइकेंस कहा गया है, जब 2 या ज़्यादा टाइप के मोनोसैकेराइड से बने तो हेटेरोग्लाइकेन हो गया, सिर्फ एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड से बने, यानी जैसे कि स्टार्च है तो उसमें सिर्फ ग्लूकोज 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 प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोजन है तो ग्लूकोज 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 प्रेजेंट होगा, या सेलुलोज भी है तो सिर्फ ग्लूकोज 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 यूनिट प्रेजेंट है। जबकि अगर हम बात करें काइटिन की या अगार की तो इसमें सिर्फ ग्लूकोज ही यूनिट के रूप में प्रेजेंट नहीं है, कुछ और भी प्रेजेंट्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्टार्च और ग्लाइकोजन को हम देख लेते हैं, जो कि इसमें से स्टार्च आप देख रहे हैं ये प्लांट का स्टोरेज रिजर्व होता है, और ये एनिमल का स्टार्च, इसे एनिमल स्टार्च भी इसलिए कहते हैं क्योंकि एनिमल की बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट
रिज़र्व होता है, इकट्ठा होता है लीवर में या मसल सेल्स में या ब्रेन में कभी, तो ये क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टार्च क्या है, होमोपॉलीमर है ग्लूकोज का, और इसे ग्लूकान भी कहा जाता है, स्टार्च को ही ग्लूकॉन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। स्टार्च जो है वो होमोपॉलीमर है ग्लूकोज का, लेकिन जो ग्लूकोज है ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो यूनिट्स हैं, जब ये पॉलीसैकेराइड बनता है तो ये ग्लूकोज जो होता है वो अमाइलोज, पहले ग्लूकोज अमाइलोज बनाता है और ग्लूकोज ही अमाइलोपेक्टिन बनाता है, और अब अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ऐड होते हैं यूनिट्स के रूप में और वो स्टार्च बनाते हैं। स्ट्रक्चर बुक में बना है और उससे मैं आपको एक दिन अलग से स्टार्च और ये जो स्ट्रक्चर्स केवल है वो बता दूंगी। यहाँ पर हम सिर्फ पॉलीसैकेराइड्स का डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स की, तो सेलुलोज आप जानते हैं, ये प्लांट्स में जितनी भी प्लांट सेल होती है सभी में सेल वॉल में पाया जाता है और एनिमल में टोटली एब्सेंट होता है। और इसी तरह से सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्योंकि ये क्या बनाता है, काइटिन जो है ये, पहली बात तो ये फंजाई की सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इंसेक्ट्स हैं उनका, जब आप किसी इंसेक्ट को पकड़ोगे तो हार्ड उसका सरफेस लगता है, तो वो काइटिन की प्रेजेंस से होता है, क्योंकि उसकी एक्सोस्केलेटन में काइटिन प्रेजेंट होता है। इसी तरह से क्रस्टेशियन में भी एक्सोस्केलेटन जो है काइटिन की बनी होती है। ये हार्ड हो जाता है जब इसमें कभी, बहुत हार्ड हो जाता है अगर इसमें कभी कैल्शियम कार्बोनेट भी मिल जाए तो इस तरीके से आपको ये बेसिक डिस्क्रिप्शन मैंने बताया पॉलीसैकेराइड्स का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको मेरा ये डिस्कशन समझ में आया होगा। बेटा जितने भी स्लाइड्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सभी पर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे बहुत लंबा वीडियो देखते नहीं हैं या उनके पास अपने एक्सक्यूज़ेज़ हैं, बट हम लोगों को जिस लेवल के बच्चों के लिए बना रहे हैं पर कोशिश करते हैं कि थोड़ा नीट के भी क्वेश्चंस इंक्लूड हो। तो मेरा ये कोशिश आपको कैसी लगी, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।